अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर, सही है। और इसमें हम देखेंगे अपना पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ओहम्स लॉ वगैरह, सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा भाई, तो जैसा कि आपको पता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जैसे ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसके इर्द गिर्द इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हमने दिखाई हुई है जो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है। अब यहाँ पे हमने इस तरह से दिखाया है कि अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा बना के दिखाऊं तो इसकी ये एक लाइन हमने बना के दिखाई कि भाई ये इसकी फील्ड है, इसका इलाका है। और इसमें ये चार्ज यहाँ पर मौजूद है। कौन सा चार्ज? एक चार्ज है क्यू नॉट। ये इसको क्यू नॉट को हम कहते हैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सही है। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने इसकी फील्ड में रखा हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज क्यू की फील्ड में रखा हुआ है और इस पोजीशन को हमने नाम दे दिया ए। अब देखो भाई, ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को दूर भेजेगा। तो अगर मैं इसको यहां से यहां लाऊंगा तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा। और जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो मुझे इसके करीब लाने के लिए इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा, सही है। तो जब मैं इसको धक्का देकर यहां तक पहुंचाऊंगा यानी पॉइंट बी पे पहुंचाऊंगा तो मैंने क्या किया कि भाई मैंने वर्क किया यानी मैंने इस चार्ज को धक्का दिया, वर्क करके मैं इसको यहां पर लेकर आ गया, सही है। तो मतलब यहां पर भी कुछ ना कुछ फोर्स मौजूद थी, किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से, सही है। और यहां पर जब लाया तो यहां पर भी मौजूद है। जब चार्ज पॉइंट ए पर मौजूद था वहां पर भी कुछ ना कुछ जोर मौजूद था, फोर्स मौजूद थी, किस चार्ज की वजह से? इस चार्ज की वजह से। और जब मैं यहाँ इस पॉइंट पे लाया तो इस पॉइंट पे भी फोर्स मौजूद है, यानी दोनों पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल है। इसको हम कहते हैं, यानी यहाँ पे एक पोटेंशियल है वी ए और यहाँ पे एक पोटेंशियल है वी बी। और वी ए से वी बी तक पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल का फर्क है उसको किसने कवर किया भाई? जो हमने वर्क डन किया चार्ज क्यू को ए से लेकर बी तक लाने में हमने क्या किया? वर्क डन किया। और ए का पोटेंशियल है वी ए और बी का पोटेंशियल है वी बी। तो ये ए से लेकर बी तक का जो पोटेंशियल का फर्क है इसको किसने कवर किया? वर्क डन ने कवर किया, सही है। तो हम कहते ये है कि भाई दो पॉइंट के पोटेंशियल के दरमियान का डिफरेंस, यानी लिखा है कि भाई द पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्ज कैरियर्स हैव बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ फील्ड, सही है। पहले चार्ज यहां पर था, यानी यहां पर एक चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर जहां इस पॉइंट, ये पॉइंट ए है ना, तो एक ये चार्ज कैरियर है, सही है। पॉइंट ए चार्ज कैरियर है और दूसरा पॉइंट बी चार्ज कैरियर है, सही है। और इस पॉइंट ए पे एक अलग एनर्जी मौजूद है और पॉइंट बी पे एक अलग एनर्जी मौजूद है, सही है। तो पॉइंट ए पे एक अलग एनर्जी है और पॉइंट बी पे एक अलग एनर्जी है। बस फर्क क्या है कि भाई एक पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा है और दूसरे पॉइंट पे एनर्जी कम है। तो जब हमने एक चीज को कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ लेकर जाएंगे तो हम भी क्या करेंगे? एनर्जी लगाएंगे। एक पॉइंट ये रहा ए, एक पॉइंट ये रहा बी, दोनों क्या है? चार्ज कैरियर, यानी पॉइंट ए पे भी चार्ज है और पॉइंट बी वो पॉइंट है जहां पर चार्ज को ले जाया जाएगा, तो यानी दोनों चार्ज कैरियर है। पॉइंट ए की अलग एनर्जी है, पॉइंट बी की अलग एनर्जी है। अब इन दोनों के दरमियान की एनर्जी का डिफरेंस जो होता है ना, वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ज्यादा झंझट नहीं है। क्या है भाई? पॉइंट ए है जिसकी एक अलग एनर्जी है, पॉइंट बी है जिसकी एक अलग एनर्जी है, और इन दोनों की एनर्जी के इन दोनों के दरमियान का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, सही है। अब वो एनर्जी का डिफरेंस किस चीज से खत्म होता है? वो एनर्जी का डिफरेंस खत्म करते हैं कौन? वर्क डन। जब आप वर्क करते हो तो चार्ज क्यू ए से लेकर बी पॉइंट पे आ जाता है, सही है। और वर्क आपने किस पे किया? क्यू चार्ज पे किया। तो हम कहते हैं ये कि भाई वर्क डन बाय क्यू नॉट, सही है। वर्क डन किया हमने किस पे? चार्ज पे। तो जो वर्क डन चार्ज पे किया जाता है वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेकर गए हम किसको? चार्ज को।
क्या करके लेकर गए भाई, वर्क करके लेकर गए। तो वर्क करके पॉइंट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेकर गए, तो यही हमारे पास क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम पिछले चैप्टर में भी डिटेल से देख चुके हैं। तो इसका ऐसा यूनिट हमें पता है भाई, जूल पर कूलम, जिसको हम कहते हैं वोल्ट। सही है। अच्छा भाई, यहां पर एक नई चीज है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट सेम होता है वोल्ट, दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है। तो फिर दोनों के अलग अलग नाम क्यों है, इस चीज को जरा समझते हैं। हमने जैसे डिस्कस किया था कि भाई ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें से चार्ज फ्लो करेगा, यानी करंट फ्लो करेगा। यहां पे मैंने एक बैटरी लगा दी, यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी, एक प्लस है एक माइनस है। और आपको पता है भाई प्लस होता है हाई पोटेंशियल पे, और माइनस होता है लो पोटेंशियल पे। अच्छा, अब इस बैटरी को हमने फिलहाल कंडक्टर से कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो यानी कोई करंट का मूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम इसको कंडक्टर से कनेक्ट कराते हैं, इसको कंडक्टर से कनेक्ट कराते हैं, तो हम देखते क्या है कि भाई आई करंट फ्लो करने लग जाता है इसके दरमियान, यानी कंडक्टर में से आई करंट फ्लो करने लग जाता है। और हमने क्या देखा भाई कि करंट कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पिछले लेक्चर में ये सारी चीजें बता दी थी मैंने। अब ये तो आम सी बात है कि भाई हम बोलते हैं कि जैसे मान लो एक मैंने यू शेप की ट्यूब बना दी, सही है। इस यू शेप की ट्यूब में यहां पर पानी का लेवल ज्यादा है, यहां पर पानी का लेवल कम है। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई यहां पर जो पोटेंशियल है पानी का वो हाई है, और यहां पर जो पोटेंशियल है पानी का वो लो है। तो पानी कहां से कहां मूव कर रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ये सारी बातें पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पानी मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह से यहां पर भी करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करने लग जाता है, सही है। जैसे ही तारे लगाते हैं, तो तारे लगाने की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यानी एक हाई पोटेंशियल पे हो जाता है, एक एंड कंडक्टर का एक एंड क्या हो जाता है, हाई। ये देखो भाई, ये हमारे पास कंडक्टर है, जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट करवाया, तो इसके अंदर क्या हुआ, करंट फ्लो करने लगा। करंट क्यों फ्लो किया, क्योंकि मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट करवाया, और बैटरी से कनेक्ट करवाने पे क्या हुआ कि भाई इसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यानी ये वाला हाई पोटेंशियल पे आ गया, ये वाला लो पोटेंशियल पे आ गया। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज ने मूव किया, यानी करंट ने मूव किया। यहां तक बात सही है। ये जो पोटेंशियल क्रिएट होते हैं, ये तो यही वाला पोटेंशियल है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस है, सही है। लेकिन जब करंट यहां से यहां आएगा दोबारा बैटरी में, और बैटरी में माइनस से प्लस की तरफ वापस जाएगा, फिर इस तरह से यहां से यहां आएगा, ऐसा है कि नहीं है। तो हम कहते ये हैं कि भाई जब बैटरी के अंदर ये करंट आ जाता है माइनस नेगेटिव टर्मिनल पे, यानी बैटरी के अंदर जब करंट लो पोटेंशियल पे आ जाए, बैटरी के अंदर जब करंट लो पोटेंशियल पे आ जाए, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जाने के लिए करंट को कौन लेके जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई पानी, ये जो पानी है, ये यू शेप ट्यूब में, मैं कह रहा हूं भाई यहाँ पे इसका लो पोटेंशियल है, यहाँ पे इसका हाई पोटेंशियल है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई पानी को इस तरफ लेकर जाओ, हाई पोटेंशियल की तरफ लेकर जाओ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, सही, इस तरह से प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि पानी ऊपर चला जाए। तो इसी तरह से जब करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो उसको कौन लेकर जाता है, तो उसको जो लेकर जाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बैटरी के अंदर जो केमिकल होते हैं वो करते क्या है कि भाई वो फोर्स लगाते हैं। फोर्स यानी, फोर्स से मुराद यहां पर ये है कि भाई वो एक वर्क डन करते हैं, सही है। जैसे मान लो कि पत्थर नीचे रखा हुआ है, सही है, पत्थर नीचे रखा हुआ है, नीचे जमीन नेगेटिव लो पोटेंशियल पे,
और मैं हाई पोटेंशियल पे हूं, तो मैं अगर पत्थर को उठाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, फोर्स लगा के पत्थर को ऊपर उठाऊंगा, सही है। तो फोर्स लगा के जब पत्थर को ऊपर उठाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, वर्क डन करूंगा कि नहीं करूंगा, तो मैं वर्क डन करूंगा। तो इसी तरह से बैटरी में भी यही होता है कि भाई यहां पर बैटरी के अंदर वर्क डन होता है, क्या होता है, वर्क डन होता है इस चार्ज पे, किस पे, चार्ज पे वर्क डन होता है, चार्ज को एनर्जी दी जाती है ताकि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे चला जाए। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे तो चीजें खुद ही चली जाती है। जैसे यहाँ पर पानी की मिसाल दी मैंने कि भाई लो से हाई पे लेके जाने तो मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी वर्क डन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसी तरह से करंट भी प्लस से माइनस की तरफ तो चला जाता है, हाई से लो की तरफ तो चला जाता है, लेकिन जब लो से हाई की तरफ भेजना होता है, बैटरी के अंदर ये सिस्टम हो रहा होता है कि भाई जब आप लो से हाई पोटेंशियल की तरफ करंट को भेजेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसको एनर्जी देंगे, किसको, करंट को एनर्जी देंगे कि भाई अब आप लो से हाई की तरफ जाओ, अब आप लो से हाई की तरफ जाओ। तो वो एनर्जी किस शक्ल में होती है, वर्क डन की शक्ल में होती है, किस शक्ल में होती है, वर्क डन, उसी एनर्जी को हम कहते हैं वर्क डन। तो जब चार्ज को यानी करंट को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में लाया जाता है विद इन द बैटरी, क्या करके, वर्क डन करके, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा यहाँ पर ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स से कतई मुराद ये एफ न्यूटन वाला फोर्स नहीं है, इससे मुराद ये है कि भाई आपने एक चीज को जोर लगा के दूसरी तरफ पहुंचाया है, एक चीज को जोर लगा के दूसरी तरफ पहुंचाया है, तो इसी वजह से यहाँ पर फोर्स का लफ्ज शामिल हो गया। लेकिन यहाँ पर न्यूटन श्यूटन की हेडिंग कोई नहीं है, ये सीधा सीधा क्या है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जिसको हम इस साइन से शो करते हैं, सही है। और क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी सप्लाईज, जो एनर्जी आपने दी किस लिए, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आने के लिए, किसको, चार्ज को या करंट को आने के लिए, सही है। तो चार्ज को जो एनर्जी दी हमने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आने के लिए, वही हमारे पास क्या कहलाता है, ईएमएफ। तो यहाँ पर लिखा जाता है कि भाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मूव द चार्ज, to move the charge from lower potential to higher potential of the battery, सही है। चार्ज को मूव कराने के लिए जो एनर्जी का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए, बैटरी के लोअर पोटेंशियल से बैटरी के हायर पोटेंशियल तक लेके जाने के लिए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सही है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला वही सेम टू सेम बन जाएगा, हम इस तरह से लिख देंगे वर्क डन अपॉन चार्ज। ये वर्क डन क्या है कि भाई वो एनर्जी जो कि चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेकर जा रही है, सही, और इसका यूनिट भी वोल्ट भी बन जाता है, सही है। तो यहां तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब जरा बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक ओहम्स लॉ पे, सही है। अच्छा भाई, तो अब जरा हम देखते हैं अपने ओहम्स लॉ को। देखो भाई, ओहम्स लॉ को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूं, ये एक है मेरे पास गन यानी बंदूक, एक है मेरे पास बुलेट यानी गोली, सही है, उसकी गोली, और मैं आपको बोलूं इन दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है, कौन ज्यादा खतरनाक है। तो आप बोलोगे कि भाई हमने तो यही सुना है कि भाई गोली लगने से वो बंदा मर गया, तो गोली क्या है, खतरनाक है, गोली क्या है, खतरनाक है। लेकिन अगर मैं आपको गोली दे दूं हाथ में और बोलूं कि भाई जाओ उस बंदे को ऐसे मारो, तो क्या वो बंदा मरेगा, नहीं मरेगा, मरेगा नहीं मरेगा, क्यों, क्योंकि असल वजह उसकी क्या थी, गन। असल जो स्पीड उसको चाहिए थी वो उसको किसने दी, गन ने दी, बंदूक ने दी। यानी हम ये थोड़ी कहते कि भाई बंदूक की वजह से वो बंदा मर गया, हम क्या बोलते, गोली लगने से मर गया। ऐसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि भाई करंट लगने से वो बंदा मर गया, करंट लगने से वो बंदा मर गया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक आप इस तरह से एक तार उठा लो, यानी कंडक्टर जो कि वायर है, एक खाली वायर उठा लो और वो किसी से भी अटैच ना हो, और उसको पकड़ लो, क्या वो आपको करंट देगी, नहीं देगी, करंट देगी नहीं देगी। लेकिन अगर इसी करंट को, वायर को मैं बैटरी के साथ जोड़ दूं, क्या करूं, बैटरी के साथ जोड़ दूं, तो अब ये तार पकड़ने पे करंट देगी हमें। अब ये तार पकड़ने पे हमें क्या करेगी, झटका देगी कि नहीं देगी, अब देगी। क्यों, क्योंकि इस तार के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल।
तो करंट क्या करने लग जाता है, हाई से लो की तरफ मूव करने लग जाता है। तो बात क्या निकली कि भाई करंट किसकी वजह से आता है, करंट यानी आई किसकी वजह से आता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो तो करंट क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसने क्रिएट किया, बैटरी ने क्रिएट किया, सही है। जब आप वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, यानी एक जगह हाई पोटेंशियल एक जगह लो पोटेंशियल, तो फिर क्या करता है, करंट फ्लो करने लगता है, सही है। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट ही नहीं है, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। लेकिन जब आप पोटेंशियल का डिफरेंस ले, एक हाई पोटेंशियल पे एक लो पोटेंशियल पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। यही बात करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन बताया हमें किसने, भाई किसने बताया, ओम ने, कि भाई करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन किस तरह का है, ये हमें बताते हैं कौन, भाई ओम्स लॉ। क्या बताते हैं भाई, इसने 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक इन्वेस्टिगेशन की किसके लिए, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के लिए। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान क्या रिलेशन है वो इसने बताया। तो इसने रिलेशन तो बताया कि भाई I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये रिलेशन बताया कि भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। यानी मैं आपको बोलूं इस तरह से, इसमें पानी भर रखा है, ये पूरा इसमें पूरा यहां तक पानी भर रखा है। मैंने यहां पर 3 सुराख कर दिए, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। आपको पता है भाई जो नीचे पानी होगा वो हाई प्रेशर पे होगा, सही है। बीच वाला जो होगा वो नॉर्मल पे होगा, इतना तो आपको पता है। और सबसे ऊपर वाला जो होगा वो लो प्रेशर पे होगा। इसकी धार जो निकल रही है वो कुछ यूं निकल रही है, इसमें से जो पानी निकल रहा है वो कुछ इस तरह से निकल रहा है, इसमें से जो निकल रहा है वो कुछ इस तरह से निकल रहा है, और इसमें से जो निकल रहा है वो कुछ यूं निकल रहा है, सही है। नीचे वाले का पानी ज्यादा दूर जाके गिर रहा है, बीच वाले का कम दूर, और सबसे ऊपर वाले का उससे भी कम दूर। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि भाई जितना प्रेशर, ये क्या है, ये हाई नॉर्मल लो, ये क्या है, पानी का प्रेशर है। नीचे पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, पानी के ऊपर नीचे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर बहुत सारा पानी है इस पे। तो अगर आप नीचे से सुराख करते हो तो पानी दूर जाके गिरेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना दूर जाके ये गिरेगा। इसी तरह से जितना प्रेशर कम होगा उतना नजदीक जाके ये गिरेगा। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है, करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, जैसे मैं कह रहा हूं ना, पानी उतना ज्यादा दूर गिरेगा, कितना, जितना प्रेशर ज्यादा होगा। तो करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, सही है। कि भाई एक के पास बहुत हाई पोटेंशियल, एक के पास बहुत लो पोटेंशियल, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दोनों में, दोनों पॉइंट में, उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, उतना ही ज्यादा क्या करेगा भाई, करंट फ्लो करेगा, सही है। तो ये थी एक एग्जांपल समझाने के लिए। स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि भाई द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट यानी डायमेंशन, टेम्परेचर एटसेट्रा ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि भाई इसकी डायमेंशन यानी लेंथ जो हो गया, LENGTH, वायर का लेंथ हो गया, तार की लेंथ हो गई, कंडक्टर जो है, जो भी कंडक्टर उसकी लेंथ हो गई, उसका एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया, ये सारी की सारी कंडक्टर की सेम होनी चाहिए, तब आपके पास I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V ये वैलिड रहेगा। जब आप उस कंडक्टर का लेंथ चेंज नहीं करते, आप उस कंडक्टर का एरिया चेंज नहीं करते, आप उस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज होने नहीं देते, सेम रहे, तो यानी आपके पास ये कंडीशन लग जाएगी, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये क्या किसने कहा, ओम ने कहा।
अब इसको जरा आगे इसकी मैथमेटिक्स करते हैं इसकी आगे मजीद। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट के लगा देते हैं यहाँ पर हम v, सही है, कांस्टेंट के और v एज इट इज आ जाएगा। आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। अच्छा यहाँ पर ये जो k है, where k is the constant of proportionality, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये हमारे पास, और इसको हम कहते हैं proportionality and is called the conductance की बात आ गई भाई। कंडक्टेंस मतलब कि ये जो कंडक्टर है इसकी कंडक्टेंस कितनी है, मतलब ये अपने अंदर से करंट को आने जाने की इजाजत कितनी दे रहा है। भले ही तुम बड़ा हाई पोटेंशियल का डिफरेंस बना लो, यानी एक को बहुत हाई पे ले जाओ एक को बहुत ही लो पे ले जाओ, लेकिन बात तो यहाँ पे भी आती है कि भाई ये उस करंट को जाने दे रहा है कि नहीं। कहीं ये जो मटेरियल आपने लिया है ये इंसुलेटर तो नहीं है। अगर ये मटेरियल इंसुलेटर है यानी वो मटेरियल जिससे करंट पास ही नहीं होता, तो आप बड़ी सी बड़ी बैटरी लगा दो तो जो इसमें से करंट पास होगा नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है। सही है, बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया लेकिन फिर भी करंट नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यही बात है कि भाई के यहां पर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। के यहां पे क्या है? कांस्टेंट, कि भाई इसकी जो कंडक्टेंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, कंडक्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी करंट को एक ऐसा मटेरियल लेना चाहिए आपको जो कि करंट को फ्लो करवा सके। सही है, तो यहां पर एक कांस्टेंट जो कंडक्टेंस आ गया वो इसीलिए आया कि भाई मटेरियल के बारे में बात कर रही है कांस्टेंट, कि भाई ये जो है कंडक्टर ये हमारे पास करंट पास करवा भी रहा है कि नहीं करवा रहा। अगर करंट नहीं पास करवा रहा तो फिर ये इक्वेशन गलत हो जाएगी, ये रिलेशन ही गलत हो जाएगा। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हम बोलेंगे कि भाई हमने बीच में एक इंसुलेटर लगा दिया, हमने बीच में एक इंसुलेटर लगा दिया और हमने बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया और हम उसको बोले कि भाई करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा, यानी ओम ने गलत कहा है। इसीलिए ओम के रिलेशन में बीच में क्या आ जाता है, अगर उस मटेरियल की कंडक्टेंस ही आपके पास जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, यानी करंट फ्लो ही नहीं करेगा। सही है, जीरो है अगर कंडक्टेंस तो जीरो इंटू वी जीरो, यानी आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यानी करंट फ्लो ही नहीं करेगा। बात समझ आई? कंडक्टेंस क्या चीज है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक और बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस कहते हैं करंट की रुकावट को, तो यानी करंट की रुकावट को रेजिस्टेंस और करंट के फ्लो करवाने को कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे के क्या उलट है, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे के क्या उलट है। तो हम कहते ये हैं कि भाई कंडक्टेंस इज ऑपोजिट टू रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस is opposite to resistance। और रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं R से। इस रेजिस्टेंस का भी एक और मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस को किससे शो करते हैं? R से। तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि भाई K इज इक्वल टू 1 बाय R, K इज इक्वल टू 1 बाय R, दोनों एक दूसरे के क्या है उलट है, और उलट को ऐसे ही तो लिखा जाता है। सही है, तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन में लाऊं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, I इक्वल टू K की जगह 1 बाय R और यहां पर V, R को यहां से यहां ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, V इक्वल टू आई आर बन जाएगा। ऐसी बात है कि नहीं है? ये हमारे पास कहलाती है ओम्स लॉ की एक इक्वेशन। सही है, अच्छा अब जरा इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि ओम्स लॉ की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी उस पे ओम्स लॉ लग पा रहा है,
ओम्स लॉ लग पा रहा है, यानी आपने कंडीशंस ओम्स लॉ की बराबर फॉलो की हैं। तो उसका ग्राफ कैसे बनता है जरा वो देख लेते हैं। ग्राफ बनेगा आई और वी के दरमियान में। आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट चीजें आती हैं, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट चीजें आती हैं। यानी एक्स एक्सिस पे वो चीज आएगी जो कि किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, वाई एक्सिस पे वो चीज आएगी जो कि किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करती है। यानी जैसे कि हमारे पास करंट है, करंट वैसे कुछ नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस के बिना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं है, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट है। यानी करंट का वजूद किससे है? पोटेंशियल डिफरेंस से। यानी करंट किस पे डिपेंडेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। तो करंट किस पे आ जाएगा? आई पे आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट है तो वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, यानी आई वाई एक्सिस पे आ जाएगा और वी एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। चूंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ बनता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यानी जितना करंट बढ़ता है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, जितना करंट बढ़ता है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि भाई दोनों साथ साथ एक साथ बढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। सही है, इस तरह से इसका स्ट्रेट लाइन बनता है। ये स्ट्रेट लाइन बनते हैं ओमिक सब्सटेंसेस के लिए। ओमिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, ओम्स लॉ के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेंथ चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज नहीं होगा। सही है, ये तो है ओमिक सब्सटेंसेस के लिए ग्राफ। एक ग्राफ होता है हमारे पास नॉन ओमिक ओमिक सब्सटेंसेस, यानी वो सब्सटेंसेस जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो उसका ग्राफ कुछ यूं बनता है, ये ग्राफ बना लेना भाई, मैंने मिटा दिए, आप लोग बना लेना। वाई एक्सिस पे करंट, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज। नॉन ओमिक सब्सटेंसेस के लिए कुछ यूं बढ़ता है, ग्राफ इस तरह से बनता है नॉन ओमिक सब्सटेंसेस का। आई और वी का ग्राफ नॉन ओमिक सब्सटेंसेस के लिए ग्राफ कुछ यूं बनता है। यानी देखा जाए तो पहले वोल्टेज ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है और करंट कम कम बढ़ रहा है। ये देख रहे हो ना, लाइन इतनी ऊपर नहीं जा रही जितनी आगे जा रही है, लेकिन जब एक पॉइंट पे चली गई तो फिर लाइन ज्यादा ऊपर जा रही है लेकिन आगे ज्यादा नहीं जा रही। सही है, तो ये नॉन ओमिक सब्सटेंसेस के लिए ये ग्राफ। सही है, अब जरा ओम्स लॉ तो हमने समझ लिया, अब इसकी एप्लीकेशंस लिमिटेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस इसकी क्या है कि भाई कहाँ कहाँ पे ये क्या क्या हमें एडवांटेजेस हैं इससे, तो ये देख लेते हैं कि भाई एक तो एप्लीकेशन ये कि भाई ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ओमिक सब्सटेंसेस एट अ गिवन टेंपरेचर। यानी टेंपरेचर को चेंज नहीं करना और ओमिक सब्सटेंस होना चाहिए, यानी जिसपे ओम्स लॉ अप्लाई हो सके। दूसरा चीज ये है कि भाई ओम्स लॉ वाज फाउंड आउट बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स समवट सिमिलर टू द थर्मोडायनामिक लॉज। थर्मोडायनामिक लॉज किस चीज के बारे में बता रहे थे भाई? थर्मोडायनामिक लॉज हीट के फ्लो के बारे में बता रहे होते हैं, और यहाँ पर ओम्स लॉ में किसके बारे में बता रहे हैं? करंट के फ्लो। तो यानी दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? फ्लो के बारे में। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये दोनों लॉज आपस में एक दूसरे की तरह सिमिलर होते हैं। कौन कौन? ओम्स लॉ और थर्मोडायनामिक लॉज। दिस इज यूज्ड विद इन ऑल ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज। सही है, ये लॉ सारी के सारी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस में स्टडी होता है। सही है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक की ब्रांचेस है उस लॉ में उन सारी ब्रांचेस में ये लॉ काम आता है हमारे पास। आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई दिस लॉ इज यूजफुल इन कैरिंग आउट कैलकुलेशंस सच एज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, द करंट इन अ सर्किट एंड मेजरिंग द वोल्टेज। यानी अगर आपके पास ये इक्वेशन आ गई है तो आप एक वोल्टेज भी निकाल सकते हो, करंट भी निकाल सकते हो, रेजिस्टर भी निकाल सकते हो। सही है, कि कितनी रेजिस्टेंस है। तो एक तो ये इसकी एप्लीकेशन है। सही है, एडवांटेज है। अब जरा बढ़ते हैं इसकी लिमिटेशन पे। अच्छा भाई, अब जरा इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। तो लिमिटेशन यानी कहाँ कहाँ पे ये ओम्स लॉ हमारे पास आके रुक जाता है। तो बहुत से एक्सपेरिमेंट में ये ट्रू निकलता है, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रू नहीं हो सकता। सही है, बहुत से एक्सपेरिमेंट के लिए वैलिड होता है ओम्स लॉ, लेकिन सारे के लिए नहीं होता। ओम्स लॉ होल्ड ट्रू ओनली फॉर अ कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो ओम्स लॉ वैलिड है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों?
क्योंकि as long as the current flows greater will be the temperature of the current नहीं, as long as the current flows greater, as long as the current flows greater will be the temperature of the conductor, current नहीं conductor, सही है। बोले जैसे जैसे करंट फ्लो करता रहता है तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है किसका, कंडक्टर का। और हमने क्या बोला, ओम्स लॉ कब लगता है, जब कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, सही है। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इन नेटवर्क सर्किट्स। इन नेटवर्क सर्किट्स वो सर्किट होते हैं जो आप बहुत सारे सर्किट जो एक ही चीज से जुड़े हुए हो, जैसे नेट कैफे में होता है कि भाई बहुत सारे कंप्यूटर एक कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहे होते हैं, सही है। तो उसको इन नेटवर्क सर्किट कहते हैं जिसपे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई डायरेक्टली टू कैपेसिटर सर्किट्स एंड इंडक्टर सर्किट। कैपेसिटर तो आप जानते ही हैं, और इंडक्टर हमारे पास क्या होता है भाई, तो इंडक्टर हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे। अच्छा भाई, तो कैपेसिटर तो आप जानते ही हैं कि चार्ज स्टोरिंग डिवाइस को कैपेसिटर कहते हैं। इंडक्टर के बारे में जरा थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, थोड़ा सा आइडिया, ज्यादा नहीं, कि भाई एक ऐसा डिवाइस होता है, इस तरह का डिवाइस होता है जिसके ऊपर तार ऐसे घूमी हुई होती है, यानी उसकी इस तरह से कॉइलिंग हुई होती है तार की इस तरह से, सही। इस तरह का डिवाइस होता है जिसके ऊपर तार ऐसे घूमी हुई होती है, घूमी हुई होती है, सही है। और जब इस तार में करंट फ्लो का होता है, जब इस तार में करंट फ्लो होता है तो इसके आसपास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है तो इसमें से क्या होता है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड में ये इंडक्टर क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है कुछ देर के लिए, सही है। तो ये इंडक्टर का काम होता है। तो हमारे पास ओम्स लॉ ना ही कैपेसिटर के सर्किट पे एप्लीकेबल होता है, ना ही इंडक्टर के सर्किट्स पे। अच्छा भाई, आखिरी पॉइंट है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, जैसे कि थर्मिस्टर हो गया। थर्मिस्टर देखो भाई, थर्मिस्टर दो चीजों का मजमुआ है, थर्म यानी टेम्परेचर, और स्टर यानी रेजिस्टर से निकला है। तो ये एक रेजिस्टर होता है थर्मिस्टर, जो कि टेम्परेचर से ऑपरेट हो रहा होता है, यानी टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंसी होती है। ये जब डिवाइस में लगाया जाता है तो उसकी गर्माइश नापी जाती है, इससे इस थर्मिस्टर के थ्रू उस डिवाइस का टेम्परेचर नापा जाता है कि भाई ये थर्मिस्टर कितना गर्म हो गया, सही है। अच्छा भाई, ज्यादा गर्म हो गया, कम गर्म हो गया। तो क्रिस्टल रेक्टिफायर हमारे पास एसी बिजली को डीसी बिजली में कन्वर्ट करने में काम आते हैं, तो इसमें भी ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। वैक्यूम ट्यूब डायोड, देखो डायोड क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, ओड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, सही है। तो एक ऐसा डिवाइस जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हो, जैसे कि एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, उसको हम कहते हैं डायोड, सही है। तो वैक्यूम ट्यूब डायोड पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होता। वैक्यूम ट्यूब डायोड कौन सा होता है कि भाई एक ऐसी शीशे की गिलास जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हो और अंदर वैक्यूम क्रिएट किया हो, यानी अंदर कुछ ना हो, सही है। तो उसको हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब डायोड। और भी बहुत सारे डिवाइसेस है जिसपे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता, सही है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी तैयारी रखें, तैयारी करते रहे, पढ़ते रहे। अल्लाह हाफिज, अगले लेक्चर में मिलते हैं।